जब भी हम रेज़िडेंशियल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो आता है बेसमेंट्स का। बेसमेंट के अंदर क्लाइंट का हमेशा सबसे पहले एक सवाल ये होता है कि क्या बेसमेंट बनाना फ़ीज़िबल है एक सर्टेन लैंड के ऊपर? किस तरह की बेसमेंट बनानी चाहिए और बेसमेंट के अंदर किस किस्म के मसाइल आते हैं? तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि बेसमेंट कंस्ट्रक्शंस इन स्पेसिफिकली रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स किस किस्म की हो सकती हैं, उनके साथ क्या मसाइल हो सकते हैं, उन मसाइलों को कैसे सॉल्व करना है और उनका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम कैटेगोरिकली ब्रेक डाउन करते हैं बेसमेंट किस तरह की स्पेस को कहा जाता है। बेसमेंट इन घरों की कंस्ट्रक्शन के अंदर 2 तरह की होती हैं, एक होती है ओपन बेसमेंट और एक को हम कहते हैं क्लोज़ बेसमेंट। ओपन बेसमेंट वो होती है जिसके अंदर पूरे प्लॉट को डिग किया जाता है बेसमेंट के लेवल तक। जितने भी सारे उसके ऑफसेट्स होते हैं वहाँ पे ओपन टू स्काई गली छोड़ी जाती है और 100% अलाउड कवर्ड एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है। क्लोज बेसमेंट उन एरियाज़ को कहा जाता है जहाँ पे बेसिकली बेसमेंट के अंदर सिर्फ वेंट्स दिए जाते हैं और उनकी जितनी भी आसपास की जगह होती है वो फिल होती है सॉइल के साथ। एसेंशियली इस तरह से हमारे पास 2 तरह की बेसमेंट्स आ जाती हैं। एक क्लोज बेसमेंट और एक ओपन बेसमेंट। सबसे पहले लेट्स अस डिस्कस कि हमारे पास फ़वाइद क्या हैं बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा स्क्वायर फुटेज के ऊपर अपनी बिल्डिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप कभी भी अपने घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस हों वो कर सकते हैं। लेकिन बेसमेंट वो वाहिद ऐसी जगह है कि जब आप घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं और अपना ग्राउंड फ्लोर को बिल्ड कर लेते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्लोज़ टू इम्पॉसिबल कि आप कभी भी बेसमेंट को अपने घर के अंदर ऐड कर पाएँ। तो डेफ़िनिटली बेसमेंट आपको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फुटेज एक बहुत अच्छी ऑफरिंग देती है कि आप अपने घर के अंदर जितनी भी डेड स्पेसेस हैं, लेस यूज़ वाली स्पेसेस हैं, उन सबको आप बेसमेंट में लेके जा सकते हैं और उसको वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है थर्मल कम्फर्ट का। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे 8 से 9 महीने आपको एक अच्छी खासी गर्मी फ़ेस करनी पड़ती है, उसके अंदर बेसमेंट एक वाहिद ऐसी स्पेस है जो कि इन 8 से 9 महीनों के अंदर आपको बहुत अच्छा थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि बेसमेंट के अंदर सन एक्सपोज़र बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्ट हीट का इनटेक है टुवर्ड्स द बेसमेंट वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। इवन वी हैव नोटिस्ड कि अगर ह्यूमिडिटी टाइम ना हो, तो आप बेसमेंट के अंदर मेबी सिर्फ फ़ैन के अंदर भी बहुत आसानी से गुज़ारा कर सकते हैं। 8 मंथ्स का टाइम हमारे पास एसेंशियली ऐसा आता है कि अगर आप ह्यूमिडिटी वाले टाइम को निकाल दें, आई मीन 6 टू 7 मंथ्स का, जब आपके पास ड्राई समर चल रही होती है, जिसके अंदर आप ईज़िली एक फ़ैन के अंदर भी गुज़ारा कर सकते हैं। बेसमेंट में यू डोंट हैव टू टर्न ऑन द एसी। एसी की ज़रूरत अमूमन तब पड़ती है जब ह्यूमिडिटी सीज़न चल रहा होता है। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है प्राइवेसी का। आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब भी किसी भी किस्म का बेडरूम या लाउंज स्पेसेस ऐड करते हैं, तो वो हमेशा उसकी विंडो या तो नेबरिंग साइड पे ओपन हो रही होती हैं या फिर रोड फेसिंग साइड पे ओपन हो रही होती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली वो उस जगह के अंदर एक नेबरिंग आई इंट्रूड कर रही होती है। बेसमेंट के अंदर आप जिस भी किस्म की स्पेस डालें, तो जो ओपन एयर होगा या तो पैटियो में ओपन हो रहा होगा या ऑफसेट के अंदर ओपन हो रहा होगा, तो वो एक आपको एक अच्छी प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करती है। उस प्राइवेट स्पेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पर्दों से कवर्ड रखें, आप उसको ओपन भी रख सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि जो मानसून सीज़न है उसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। वो रेन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन के अंदर अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। इवन एक बहुत अच्छा मेथड है कि अगर आप बैक साइड के ऊपर बोरिंग करवाएँ, तो आप उस बोरिंग को एक्वाफर से कनेक्ट कर सकते हैं। जो जितनी भी रेन होती है वो आपकी एक्वाफर रिफिलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसमेंट के मसाइल क्या होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है बेसमेंट को लेके कि क्या उनको बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये कि डेफिनिटली बेसमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेसमेंट को जब भी बनाया जाता है तो उसकी 3 साइड्स पे या 4 साइड पे एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल बनाई जाती है। उस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल का काम होता है कि उन तीनों चारों साइड 3 साइड से या 4 साइड से जहाँ से भी मिट्टी का प्रेशर उस दीवार के ऊपर पड़ रहा है, वो उसको रिटेन कर सके। ऑब्वियसली जहाँ पे सरिया और कंक्रीट की दीवार बनेगी, वहाँ पे डेफिनिटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा चली जाएगी। अदर दैन रीइंफोर्स्ड वॉल, अदर दैन दैट बेसमेंट में और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिसकी वजह से बेसमेंट कॉस्ट्स आर हायर। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आता है वाटर प्रूफिंग का। किसी भी घर के अंदर मैंने लोकली देखा है कि लोग वाटर प्रूफिंग को सबसे लो ऑन प्रायोरिटी रखते हैं। जब वो फाउंडेशंस भी बनाते हैं
तो तब भी जो डैम प्रूफ कोर्स होता है जिसको डीपीसी कहा जाता है, उसके अंदर वो बहुत ही लोकल सा मटेरियल लगा लेंगे, टराजो कर लेंगे, प्लास्टिक शीट रख लेंगे। ये सारे मेथड्स इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको इफेक्टिव रखना है वाटर प्रूफिंग को, तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी केमिकल बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर जाना चाहिए या कोटिंग बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर जाना चाहिए, जो कि आइडियली किसी ना किसी तरह से पॉलीमर बेस्ड हो या केमिकल बेस्ड हो, सो दैट कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो, ताकि नीचे से जब भी पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपकी दीवारों में पेनिट्रेट करने की कोशिश करे, वो उसको रेजिस्ट करे। उसके अलावा जितनी भी आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं जो कि रीइंफोर्स कंक्रीट की वॉल्स हैं, उनके साथ भी एक प्रॉपर वाटर प्रूफिंग की मेम्ब्रेन या कोटिंग या किसी भी किस्म का सोल्यूशन अप्लाइड होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी किसी भी किस्म का मॉइस्चर ना आए। वरना इन रेनी सीजन्स आपकी दीवारों में डेफिनेटली सीलन आएगी, आपकी स्कर्टिंग के ऊपर भी आपको मॉइस्चर नज़र आएगा अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे। प्लम्बिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा मसला होती हैं बेसमेंट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली प्लम्बिंग का काम है ग्रेविटी के फ्लो के अंदर पानी को ट्रैवल करना। जब हम बेसमेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका पानी जो है वो एंटी ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा होगा, आपका चाहे वो वेस्ट वाटर हो, चाहे वो सप्लाई का पानी हो, तो आपको हर चीज़ के लिए एक मैकेनिकल सिस्टम लगाना पड़ता है। अगर आप बाथरूम के ब्लैक वाटर की बात करें, तो वो भी डेफिनेटली एक कलेक्शन स्टोरेज टैंक के अंदर जाएगा। वहाँ पे एक मशीन लगी होगी जो उस मशीन जो कि उस वेस्ट को पंप आउट करेगी टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द हाउस। सेम गोज़ फॉर रेन वाटर टैंक ऑल्सो एंड अदर ऑल्सो। तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये हो सकता है कि आप 2 पंप्स लगाएं, सो दैट कि अगर एक पंप कभी भी फेल हो जाता है तो दूसरा पंप जो है उस कैपेसिटी को जो है वो फुलफिल कर सके। अदर देन दैट आप हमने ऐसे भी घर बनाए हैं जो कि कनाल, 1.5 कनाल, 2 कनाल, इवन 5 कनाल के हैं, जिनकी फुल बेसमेंट्स हैं, और उनके अंदर मल्टीपल जगहों पे अगर इन टैंक्स को प्लेस किया जाए विद इफेक्टिव प्लम्बिंग, तो कभी भी कोई इशू नहीं आता है प्लम्बिंग के हवाले से इन इन रेजिडेंशियल बेसमेंट। उसके बाद एक और मसला भी आता है कि अगर आपका प्लॉट कदरे छोटा हो तो उसके अंदर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का इशू आ सकता है। बट अगेन नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन, अगर ऑब्वियसली आप बेसमेंट में जा रहे हैं और आपकी ऑफसेट्स भी कम हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्ट नेचुरल लाइट की पेनिट्रेशन उस जगह पे कम हो। लेकिन अगर आप इफ़ेक्टिवली सोचें, अपने घर के अंदर पैटियो या कोर्टयार्ड दें जो कि नीचे तक बेसमेंट के अंदर ओपन हो, या फिर आप किसी किस्म की स्काईलाइट्स दें जो कि छत से स्टार्ट हो रही हों एक लाइट डक्ट की तरह और वो बेसमेंट तक जा रही हों, तो आपकी बेसमेंट डेफिनेटली नेचुरली लिट रहेगी। बट देन अगेन ये सारी चीज़ें अगर आप डिज़ाइन ब्रीफ के लेवल पे रखेंगे और इन सारी सिस्टम्स को एक सर्टेन स्क्वायर फुटेज ऑफ स्पेस देंगे, तो तभी ये कारआमद हो सकेंगी। अब एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, सो दैट कि जब आप घर बना लें और अपनी बेसमेंट को ऑक्यूपाई करें, तो आपके बेसमेंट के अंदर किसी भी किस्म का मसाइल ना हो और वो एक हाईली यूजेबल स्पेस हो। तो एक चीज़ तो हमेशा से सोचें कि आप अपनी बेसमेंट को हैबिटेबल बनाएं, सो दैट कि अगर आपका जो भी डेली यूजेज है एक घर का, एक स्पेस का, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेसेस हैं उनको अपनी बेसमेंट में रखें। आई रियली बिलीव कि आपका ड्राइंग रूम एक ऐसी स्पेस है जो कि बेसमेंट में जा सकता है, आपका गेस्ट बेड बेसमेंट में जा सकता है, आपका इवन मास्टर बेड भी बेसमेंट में जा सकता है, सो दैट कि आपकी जो भी स्लीपिंग चेम्बर जिनको हम कहते हैं, या ऐसी स्पेसेस जो कि लेस यूज़ होने वाली होती हैं, उन सबको आप बेसमेंट में रख दें, सो दैट कि बेसमेंट यूज़ भी होती रहे, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन भी रहे उसका उस स्पेस के साथ। एंड देन अगेन आपके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ओपन अप हो जाते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारी और स्पेसेस उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके बाद हाई क्वालिटी प्लम्बिंग और वाटर प्रूफिंग के अंदर इन्वेस्ट करें। कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लम्बिंग, वाटर प्रूफिंग के ऊपर बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड्स के कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। एक अच्छा सिस्टम, एक कंपनी, एक साइंस बेस्ड सिस्टम या कोई भी मटेरियल आप अप्लाई करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी बेसमेंट को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। अपनी स्पेस के अंदर डेफिनेटली कोशिश करें कि कोर्टयार्ड या पैटियो किसी भी किस्म का हो जो कि बेसमेंट तक जा रहा हो, सो दैट कि अगर एक तरफ से हवा या हवा एंटर हो रही है, तो दूसरी तरफ से उसके पास एग्जिट होने की भी जगह हो। एटलीस्ट किसी भी कमरे के अंदर 1 से 2 विंडोज़ हों तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, या ओपन स्पेस के अंदर। सेम गोज़ फॉर अदर सिस्टम्स ऑल्सो। सो एट ओरैड हमने 70 to 80% ऑफ द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ओपन बेसमेंट्स ऐड किए हैं, एंड एक्सेप्ट फॉर क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हमें कभी भी किसी बेसमेंट के अंदर किसी भी किस्म का मसला नहीं आया है। क्लाउड बर्स्ट एक ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी किसी भी स्पेस के ऊपर पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली नीचे जाके कलेक्ट होगा। ये वंस इन अ 5 years प्रॉब्ली अकरिंग फिनोमेना है, तो हम इसको थंब रूल लेके इसके अराउंड बिल्डिंग
आई डोंट थिंक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बट देन अगेन इसके अलावा जो भी मानसून की बारिशें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनसे आप अपनी बिल्डिंग को डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो क्लोजिंग के अंदर आई वुड जस्ट से कि बेसमेंट डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी स्पेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके फाइनेंसेस भी कैसे हैं। तो अगर आपके फाइनेंसेस सपोर्ट करते हैं इन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, डू गो फॉर इट। बट अदर देन दैट यू कैन ऑलवेज स्किप बेसमेंट एंड गो फॉर अ ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस एम्प्टी कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल। अगर आपके कोई भी सवाल हो बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो वो हमें नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी ड्रॉप कीजिएगा। शुक्रिया।